Okay, good evening to all of you and welcome to all in Manish classes, and this is video lecture series on strength of material, and this is lecture number 12, and in this lecture I am going to discuss with you stresses in axially loaded member, that is bars. करेक्ट? तो बार की स्टडी हम लोग करेंगे दोस्तों सीरीज में, पैरेलल में, और जो भी केस यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे केसेस हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। करेक्ट? तो चले इस सेशन को स्टार्ट करते उससे पहले लेक्चर नंबर 12 एंड ओके तो चले फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Bars in series. Now you can see here, this figure shows that bars in series, correct? And bars in series means you can see here we have three bars. You can see, suppose this is A end, correct? And this is B end. This is, we can say this is AB bar, and this is BC bar, and this is CD bar. Is it clear? Here we have three bars. Simply we can say this is bar 1, this is bar 2, and this is bar 3. And now it is subjected to an external load at its free end like this. यहाँ पे कहीं लोड लग रहा है दोस्तों, एंड सपोज ये सिंगल लोड है, करेक्ट है। हमने यहाँ पे देखा कि एट फ्री एंड हियर वी हैव ओनली वी लोड, यस और नो? ओनली फ्री एंड। इन बिटवीन भी कहीं भी फोर्स लग सकता है, यस और नो? तो सबसे पहले हम इसकी स्टडी करेंगे, देन इन बिटवीन जो भी फोर्सेस एक्ट होंगे उनके बारे में हम लोग वन बाय वन देखेंगे, करेक्ट है। सो लेट अस अज्यूम दिस फोर्स इज नथिंग बट दिस इज पी। ये कौन सा फोर्स है? दिस इज फोर्स पी which is acting at free end, yes or no? Now the question is why we can say these bars are in series. तो आप देख सकते हो दोस्तों कि बार 1 का हेड बार 2 के टेल से कनेक्टेड है, yes or no? This is the head of the bar 1 and this is tail of the bar 2, yes or no? अगर इस तरीके का यहाँ पे कनेक्शन कभी भी आपको मिले, करेक्ट, तो उसे हम कहेंगे सीरीज कनेक्शन, करेक्ट। चलिए, एंड नाउ यू कैन सी इट्स वन एंड ऑफ द बार इज फिक्स्ड। ये आप देख सकते हो, दिस एंड इज फिक्स्ड, इस एंड को हमने फिक्स कर दिया है, और सिंपली आप कह सकते हो दिस इज स्टेप्ड बार, करेक्ट। इसे हम स्टेप्ड बार भी कह सकते हैं, एंड हियर वी हैव 3 स्टेप्स। इज इट क्लियर? एंड नाउ फॉर सॉल्विंग, अब यहाँ इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व क्या करना है, क्या हमें फाइंड आउट करना है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सबसे पहला एम होता है टू फाइंड आउट द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार। इज इट क्लियर? टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार क्या होगा, हमें ये पता करना है। नेक्स्ट हमें पता करना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बार। सिग्मा मैक्स की वैल्यू आपको पता करना है, मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बार। एंड सिमिलरली हियर वी नीड टू फाइंड आउट मिनिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बार, करेक्ट। मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पता करनी है, करेक्ट है? करेक्ट है दोस्तों। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, जो ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमें इस बार से फाइंड आउट करना है, करेक्ट। सो लेट्स सी हियर, इफ वी सी इट्स इनिशियल कंडीशन, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, दिस इज लेंथ, सिंपली यू कैन से एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बार 1 इज A1, यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस बार इज E1, and length of this bar is L1, correct. And similarly area cross section of this bar is A2, correct. Young's modulus of this bar, suppose both all the bars are made up of different material, yes or no? अगर ये different material के बने तो इनका Young's modulus भी different होगा, and suppose area and length is also remain different, yes or no? And here this is A3, this is E3, and this is L3. तो ये वह इंफॉर्मेशन है जो ऑलरेडी आपको इसमें गिवन है, यस और नो? A1, E1, L1, A2, E2, L2, A3, E3, L3, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब आपको ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। अब कैसे पता करें? तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए कई सारी मेथड्स है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम मेथड। हमें क्या डिस्कस करना है? फ्री बॉडी डायग्राम मेथड। इस मेथड की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, एंड इवन इंटायर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग इसी मेथड को यूज करने वाले हैं, करेक्ट है। तो मैं आपको बहुत सारा कई मेथड्स बता के कंफ्यूज नहीं करूंगा,
सिर्फ एक ही मेथड डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। करेक्ट, आपको थॉरली यहाँ पे पता होना चाहिए कि कैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम मेथड से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट है, तो चलिए स्टार्ट देखते हैं इसको। यस, तो फ्री बॉडी डायग्राम स्टार्ट करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्वेश्चन ये आता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो दोस्तों याद रखना, फ्री बॉडी डायग्राम इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम फ्री एंड। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम फ्री एंड। करेक्ट, फ्री एंड से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम स्टार्ट करेंगे। और फ्री एंड कौन सा है? ऑब्वियसली दिस सी डी, ये सानो। तो हम सिंपली कह सकते हैं दिस इज सी डी मेंबर, इसको हमने बाहर निकाल लिया। और फ्री बॉडी डायग्राम का मीनिंग मैंने आपको बताया था, फ्री फ्रॉम ऑल द सपोर्ट्स एंड रिएक्शंस। करेक्ट, सपोर्ट्स को हटा दो तो उसे हम कह देंगे फ्री बॉडी डायग्राम, बट इट मस्ट बी सब्जेक्टेड टू ऑल एक्शन एंड रिएक्शन। करेक्ट, ऑल द फोर्सेस। इज इट क्लियर? तो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट, फॉर drawing this free body diagram of section 3, what we need to do, actually first you just cut the section। आपको क्या करना है, इस सीरीज मेंबर में एक सेक्शन कट करना है लाइक दिस। और ये सेक्शन इस तरीके से आप कट करोगे दोस्तों, ये किसी भी फोर्स को इंटरसेक्ट नहीं करे। अभी आपको इसका मीनिंग नहीं समझ में आएगा, जब हम लोग मल्टीपल फोर्सेस वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ज्यादा डिटेल पता चलेगा। अभी आप समझो सिर्फ कि आपको यहाँ पे क्या करना है, यू नीड टू कट अ सेक्शन, और इस सेक्शन को कट करके यहाँ पे आप बैठ जाओ। ये आपकी सेटिंग पोजीशन है। करेक्ट, यहाँ पे बैठो और आपको सिर्फ एक साइड देखना, राइट साइड देखो, आपको इस राइट साइड में देखना है। देन व्हाट यू विल सी, अगर मैं यहाँ पे बैठ के राइट साइड देखूं तो ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ दिस मेंबर इज नथिंग बट इट इज सब्जेक्टेड टू अ नेट फोर्स विच इज इक्वल टू पी। यस और नो? यहाँ पे क्या लग रहा है? ओनली पी। अब ये फोर्स, ये कौन सा फोर्स है? दिस इज एक्शन। तो ऑब्वियसली इसको बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन भी इंड्यूस होगा। यस और नो? तो दिस इज रिएक्शन। और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड भी दोस्तों क्या होता है? सेम होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है। इज इट क्लियर? ये हमें पता चलेगा कि हाउ मच नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सेक्शन 3, एंड सिंस दिस फोर्स इज एक्टिंग इन द सेक्शन 3, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज नथिंग बट दिस इज P3। P3 का मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सेक्शन 3। इज इट क्लियर? इस बार 3 में नेट फोर्स क्या एक्ट हो रहा है, और हमें क्या पता चला? ओनली P लोड हियर वी हैव। इज इट क्लियर? तो ये CD का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। नाउ नेक्स्ट आपको ड्रॉ करना है फ्री बॉडी डायग्राम फॉर BC सेक्शन। तो फॉर BC सेक्शन अगेन हियर वी कट द सेक्शन। इसके लिए भी हम एक सेक्शन कट करें लाइक दिस। यहाँ पे कट कर दो सेक्शन, और इसी सेक्शन के सेंटर पे यहाँ बैठ के आप देखो, किधर देखना है आपको? अगेन यू सी हियर इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पे बैठ के आपको देखना है एंड तक। देन यहाँ से जब आप बैठ के देखोगे तो दोस्तों आपको क्या दिख रहा है? यहाँ से अगर बैठ के हम एंड तक देखें, एंड तक मतलब D सेक्शन तक, अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? हियर वी हैव ओनली वन फोर्स अगेन, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज P। अगेन यहाँ पे किस मैग्नीट्यूड का फोर्स है? देखो इन बिटवीन यहाँ कहीं फोर्स नहीं है, सिर्फ यही एक्सट्रीम एंड पे लग रहा है, तो हम सिंपली कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट दिस इज P। यस और नो? एंड सिंस दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस सेकंड सेक्शन, मींस इस BC मेंबर में ये नेट फोर्स एक्ट हो रहा है, तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि दिस इज नथिंग बट दिस इज P2, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मेंबर BC। यस और नो? करेक्ट। तो आई थिंक समझ में आएगा दोस्तों। अब इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का यहाँ पर रिएक्शन अप्लाई कर देता हूँ। यस और नो? तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। याद रखना ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होना नेसेसरी है। इज इट क्लियर? दिस इज P। एंड नाउ फॉर फ्री बॉडी डायग्राम फॉर AB सेक्शन। सो अगेन यू कट द सेक्शन लाइक दिस। एक सेक्शन आप कट करो, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज XX सेक्शन। करेक्ट। और इस सेक्शन को कट करने के बाद अगेन आपको यहाँ पे बैठना है, और इस यहाँ पे बैठ के आपको राइट साइड देखना है। जब आप राइट साइड देखोगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है? टिल द एंड D, यहाँ तक आपको देखना है। करेक्ट, एंड D तक आपको देखना है। और एंड D तक जब आप देखोगे दोस्तों तो आप यहाँ पे देखो, इस मेंबर में नेट फोर्स जो एक्ट होगा, अगेन हियर वी हैव P।
सेम फोर्स एक्ट होता दिख रहा है, क्योंकि इसके अलावा कोई और फोर्स इन बिटवीन कहीं एक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ P ही लग रहा है जो कि फ्री एंड में। तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे आपको सेम मिलने वाला है। तो दिस P इज नथिंग बट दिस इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मेंबर 1, यस आर नो। तो हम कह सकते हैं दिस इज P1, यस आर नो। एंड सिमिलरली इसका जो रिएक्टिव फोर्स है वो कैसे लगेगा, इट इज लुकिंग लाइक दिस। ये हो गया आपका रिएक्टिव फोर्स, दैट इज P। इस तरीके से आप दोस्तों फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दो, करेक्ट है। सबसे पहला काम आपको, यू जस्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, एंड वंस यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, then what you will need to do, यहां पे देखते चले। तो अब आपको पता क्या करना है, यू नीड टू फाइंड आउट टोटल इलोंगेशन। तो देखो इलोंगेशन क्या होगा, इलोंगेशन सिंपली हम लिख सकते हैं इलोंगेशन ऑफ एनी बार इज नथिंग बट इट कैन बी सिंपली रिटन एज PL अपॉन AE, यस और नो। ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। और ये रिलेशन कहाँ से आया, इसको अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सिंपल सा रिलेशन अगर याद हो फ्रॉम हुक्स लॉ, सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल E टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, एंड सिमिलरली स्ट्रेन कैन बी रिटन एज सिग्मा अपॉन E, करेक्ट। और इसमें अगर मैं स्ट्रेन की जगह यहाँ पे पुट कर दूं क्या, डेल्टा L अपॉन L, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और इंस्टेड ऑफ सिग्मा अगर मैं यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया लिख दूं तो कुछ इस तरीके का रिलेशन आप देखो यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट है। डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू P अपॉन AE, एंड नाउ फ्रॉम दिस इफ वी कैन सिंप्लीफाई दिस रिलेशन, देन हियर वी कैन गेट डेल्टा L इज इक्वल टू PL upon AE, yes or no? This is our final result, correct? So if you have only one bar, then with the help of this relation you can easily find out the total elongation of the bar, yes or no? But in this case here we have three bars which are connected in series, so simply we can say the total elongation of the bar can be written as elongation of summation of elongation of individual bar, yes or no? So it can be written as delta L1 plus delta L2 plus delta L3, yes or no? This is nothing but this delta L1 indicates the individual elongation of the bar AB. Similarly, delta L2 indicates individual elongation of the bar BC, and delta L3 indicates individual elongation of the bar CD, yes or no? And now if we can take algebraic sum of these three elongations, then we can get the total elongation, yes or no? So it can be simplified like this. So let's see for one more step, then we can summarize, correct. Delta L is equal to, it can be written as P1 L1 upon A1 E1 plus P2 L2 upon A2 E2 plus P3 L3 upon A3 इस तरीके से दोस्तों हम लिख सकते हैं दिस इज द algebraic sum of total elongation of the bar, yes or no? And it can also be written as in the form of summation, that is I is equal to 1 to n, and this is Pi, this is Li upon AI EI, करेक्ट। ये जनरलाइज फॉर्म हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप टोटल इलोंगेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आउट P1 P2 P3। तो दोस्तों P1 P2 P3 के लिए आपने यहाँ पे देखा फ्री बॉडी डायग्राम, ऐसा नो। इस फ्री बॉडी डायग्राम से आपको P1 P2 P3 की वैल्यू मिल गई। नाउ इफ यू पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, देन यू कैन गेट द फाइनल रिजल्ट, ऐसा नो। और वो रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। दिस इज नथिंग बट टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार कैन बी रिटन एज, total elongation of the bar can be written as, instead of P1 here we have P, yes or no? So P into L1 upon A1 E1, yes or no? Similarly plus P into L2 upon A2 E2 plus P into L3 upon A3 E3। तो सिंपली आपने क्या किया दोस्तों, P1 P2 P3 इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ऐसा नो। और जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो आपको नेट रिजल्ट मिल गया कि हाउ मच टोटल इलोंगेशन टेक्स प्लेस इन द बार गिवन बार, ऐसा नो, बार्स इन सीरीज।
इज इट क्लियर? तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो है फ्री बॉडी डायग्राम का, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम प्रॉपर्ली ड्रॉ करना आएगा तभी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। इज इट क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था कि स्ट्रेस पता कर दो। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउ हियर वी नीड टू फाइंड आउट स्ट्रेस इन ईच बार। तो अगर मैं स्ट्रेस पता करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यू कैन सी हियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बार 1 अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, दिस इज नथिंग बट दिस इज P1 अपॉन A1, यस आर नो, एंड इट इज सिंपली रिटन एज P बाई A1। व्हाई? बिकॉज P1 की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है, P। इज इट क्लियर? सिमिलरली सिग्मा 2 कैन बी रिटन एज P2 बाई A2। देखो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हर बार आपको P1, P2, P3 सबकी वैल्यू P ही मिला था, इसलिए मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ। अदरवाइज जो भी आपकी P1, P2, P3 की वैल्यू होगी उनको आप यहाँ पे पुट करोगे, करेक्ट है। तो ये सिग्मा 3 फाइंड आउट कर लिया, एंड सिमिलरली सिग्मा 3 जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे, P3 बाई A3, एंड एज वी नो दैट P3 इज नथिंग बट दिस इज P बाई A3, करेक्ट। ये आपको ऑलरेडी पता था। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल के आता है दोस्तों कि अगर फ्री एंड में सिर्फ लोड एक्ट हो रहा है, ओनली फ्री एंड में लोड एक्ट हो रहा है, देन यू कैन सी हियर इन द एवरी सेक्शन हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ P1, P2, P3 इज रिमेन सेम। तो अब आपको पता करना है कि इनमें जो लार्जर वैल्यू है, करेक्ट, लार्जर वैल्यूज, लार्जर जो वैल्यू होगा यहाँ पे दोस्तों, इन तीनों में जो लार्जर वैल्यू है वही आपको कहलाएगा सिग्मा मैक्स, और जो मिनिमम वैल्यू है उसे कहेंगे हम सिग्मा मिनिमम। तो आई थिंक समझ में आ गया। तीनों सेक्शन में आपने स्ट्रेस पता कर लिया, और तीनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू देगा वही आपका लार्जर कहलाएगा, और जो मिनिमम देगा वही आपका मिनिमम कहलाएगा, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं जहां पे तीनों ही मेंबर में, यहाँ पे देखो P1 जो है वो P2 के बराबर है एंड P2 P3 के इक्वल है, और इनकी नेट वैल्यू क्या है, P। हर एक मेंबर में सेम लोड एक्ट हो रहा है, तुम सिंपली कह सकते हैं कि सिंस एज वी नो दैट सिग्मा इज नथिंग बट दिस इज फोर्स अपॉन एरिया and P is same for both all the members, then sigma can be written as inversely proportional to, क्या लिख सकते हैं हम, inversely proportional to area, yes or no। and as we know that यहाँ पे हमें क्या पता है, since A1 is greater than A2 is greater than A3 and here we have stress is inverse reciprocal relation, therefore stress induced in bar 1 is less than 2 less than 3, करेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम कौन सा स्ट्रेस आ गया, तो सिंपल हम कह सकते हैं सिग्मा मैक्स इज नथिंग बट दिस इज सिग्मा 3, और ये क्या होगा दोस्तों, P बाई A3। क्यों? क्योंकि एरिया इसमें सबसे कम था, और इसी को हम कह देंगे दोस्तों दिस इज क्रिटिकल सेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल सेक्शन। जिसमें स्ट्रेस सबसे ज्यादा इंड्यूस होती है वही क्रिटिकल सेक्शन कहलाता है, और फेलियर के चांसेस भी वही होते हैं। तो अगर मैं इस क्रिटिकल सेक्शन को सेव कर दूं बाय आवर डिजाइन, तो एंटायर स्ट्रक्चर सेफ हो जाएगा कि नहीं दोस्तों, इज इट क्लियर। एंड सिमिलरली सिग्मा मिनिमम इज नथिंग बट दिस इज सिग्मा 1 जो कि कहलाएगा P बाई A1, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा कि मैक्सिमम स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर हमने देखा कि कौन सा सेक्शन आपका क्रिटिकल कहलाएगा। तो इस एनालिसिस से हमें यही पता चला कि जो आपका CD सेक्शन है वो क्रिटिकल सेक्शन है। व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन, क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है, तो फेलियर के चांसेस भी सबसे ज्यादा होंगे, इज इट क्लियर। तो कोई वह मेंबर जिसमें फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा हो वो आपका कहलाएगा क्रिटिकल सेक्शन, करेक्ट। चांसेस ऑफ फेलियर इज मैक्सिमम, करेक्ट, इसमें फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा है, करेक्ट है, इसीलिए हम इसे क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। और क्रिटिकल सेक्शन हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें डिजाइन, जब भी हम डिजाइन करेंगे तो हम हमेशा क्रिटिकल सेक्शन को सेव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन करेंगे। और अगर आपने क्रिटिकल को डिजाइन कर दिया सही तरीके से, सेफ डिजाइन कर दिया, तो रिमेनिंग पोर्शन तो ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएंगे, करेक्ट है। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करेक्ट है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। यस यहाँ पे एक और मैं आपको प्रॉब्लम बता दूं, उसके बाद मैं सीरीज पैरेलल वाली प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा, करेक्ट है दोस्तों। तो वंस अगेन फर्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ फिगर। अगेन हियर वी हैव 3 बार्स इन सीरीज, एंड नेसेसरी नहीं दोस्तों ये स्टेप्ड बार हो, करेक्ट है।
जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम ये स्टेप बार हो तभी वो बार्स इन सीरीज कहलाएगा। करेक्ट है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है। करेक्ट, तो ये आपके पास हो गया बार। सपोज now first here I am going to draw its centroidal axis, then it is looking like this. This is centroidal axis. And now if we talk about force, then suppose if this member is subjected to compressive load, here we have a tensile load, and here we have again compressive load। करेक्ट, इस तरीके का हमारे पास बार है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 डिफरेंट फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं एट ए डिफरेंट पोजीशन। सपोज दिस इज 10 किलो न्यूटन फोर्स। क्या है दोस्तों, दिस इज 10 किलो न्यूटन फोर्स and suppose this is 40 kilonewton force and this is again 20 kilonewton। करेक्ट, तो ये हमने फोर्स अप्लाई कर दिया। एंड सपोज दिस इज ए एंड, दिस इज बी एंड, दिस इज सी एंड दिस इज डी। करेक्ट, तो यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, वन मोर थिंग, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख दो। इसकी लेंथ है आपकी L1 इज इक्वल टू 200 mm, A1 is equal to 400 mm square, एंड यंग्स मॉडुलस सबके लिए मैं सेम कर देता हूं। सपोज दिस इज 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5 मेगा पास्कल। करेक्ट है, तो ये यंग्स मॉडुलस है एंड दिस यंग्स मॉडुलस इज सेम फॉर ऑल द मटेरियल, मतलब ऑल द सेक्शंस आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल बट इट्स लेंथ एरिया ये क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे L2 कितना है दोस्तों, दिस इज 100 mm and here A2 is 200 mm square and similarly L3 is equal to 200 mm, A3 is equal to 100 mm square। सपोज ये आपके पास डेटा गिवन है। करेक्ट है दोस्तों, और ऑन द बेसिस ऑफ दीज डेटास यू नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट टोटल इलोंगेशन ऑफ दिस पार्ट। टोटल इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। करेक्ट है, टोटल इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड आपको पता करना है मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड, एंड थर्ड आपको पता करना है मिनिमम स्ट्रेस। वैसे मिनिमम स्ट्रेस में मेरा कोई ज्यादा या किसी का भी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि मिनिमम स्ट्रेस के बेसिस पे कभी भी डिजाइन कहीं परफॉर्म नहीं की जाती और ये आपको मेगा पास्कल में पता करना है। ये हो गया ठीक। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो वंस अगेन इट ओनली कैन बी सॉल्व बाय यू ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम। यस और नो, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम स्टार्ट कहाँ से करें दोस्तों, तो ऑब्वियसली फ्री बॉडी डायग्राम हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम CD से। यस और नो, CD सेक्शन से। ओके, दिस इज C एंड दिस इज D। अब हमें क्या करना है, तो फर्स्ट हमारा कंसंट्रेशन होता है कि जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो एक सेक्शन कट करें।
बट मैंने आपको कहा था जब हम सेक्शन कट करेंगे तो हम विशेष ध्यान देंगे कि कोई भी फोर्स जो है आपका इंटरसेक्ट नहीं होने वाला है। ये सार नो, तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स कट किया तो इन दोनों में से कोई भी फोर्स कट नहीं हुआ, बस ये ध्यान रखना है। और इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आप बैठ जाओ इसके क्रॉस सेक्शन में और राइट साइड देखो। और ये मैं बोलता हूँ राइट साइड तो नेसेसरी नहीं कि राइट साइड देखने से ही आंसर मिलेगा, वेदर यू सी इन द राइट साइड और लेफ्ट साइड इट्स योर चॉइस। बट चूंकि लेफ्ट साइड में रिएक्शन की वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको यहाँ पे पता करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो जहाँ पे ऑलरेडी सारे फोर्सेस गिवन है। तो यहाँ पे बैठ के जब मैंने राइट साइड देखा तो मुझे क्या दिखा दोस्तों, हियर वी कैन गेट 10 किलो न्यूटन फोर्स। और ये 10 किलो न्यूटन फोर्स किस तरीके से एक्ट हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इट इज एक्टिंग लाइक दिस इज 10 किलो न्यूटन। ये हो गया एक्शन। अब ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन कैसा होगा दोस्तों, ऑब्वियसली इसके अपोजिट, यस आर नो, लाइक दिस, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज आल्सो 10 किलो न्यूटन, यस आर नो। तो ये देखो यहाँ पे जो सेक्शन 3 अगर मैं कह दूं, सपोज दिस इज सेक्शन 3, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो सपोज अगर मैं सेक्शन 3 कह दूं तो इसमें जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वो दोस्तों आप देख सकते हो कि दिस नेट फोर्स इज नथिंग बट दिस इज 10 किलो न्यूटन, यस आर नो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। और ये कैसा फोर्स है, दिस इज कंप्रेसिव इन नेचर। तो सिंपली हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस P3 इज नथिंग बट दिस इज -10 किलो न्यूटन। और ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस CD मेंबर में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वह कंप्रेसिव नेचर का फोर्स एक्ट हो रहा है, ये सानो करेक्ट। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम फॉर CD सेक्शन। एंड नाउ अब आपको यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है फॉर BC section, correct? So let's see here. First here I am going to draw a figure. जिस भी सेक्शन का आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है उसको बाहर निकाल लो, like this, yes or no? And now you can see here again if I cut the section somewhere here, यहाँ पे अगर मैं एक सेक्शन कट कर दूं like this, this is XX, करेक्ट। तो यहाँ पे भी देखो हमने किसी भी फोर्स को इंटरसेक्ट नहीं किया है, करेक्ट है। अब यहाँ पे आप बैठो और बैठ के फिर से राइट साइड देखो, करेक्ट है। बैठ के आपको क्या करना है, राइट साइड देखना है। और जैसे आप राइट साइड देखोगे दोस्तों तो आपको क्या दिख रहा है, नेट फोर्स क्या लग रहा है, देखो यू कैन सी हियर 40 किलो न्यूटन, दिस 40 किलो न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट, 10 किलो न्यूटन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो नेट फोर्स क्या आएगा, 40 - 10, करेक्ट। तो यहां से नेट फोर्स क्या आ गया, 30 किलो न्यूटन। और भी ये कैसा है, पॉजिटिव है। और तो पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि दिस पॉजिटिव मैग्नीट्यूड इंडिकेट्स दिस फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट। और ये पॉजिटिव क्यों आया है, क्योंकि जब आपने फोर्स का सम लिया था तो आपने यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन एज्यूम किया था। और वो साइन कन्वेंशन क्या था कि अगर कोई भी फोर्स राइट साइड लगेगा, करेक्ट है, तो उसे मैं पॉजिटिव कहूंगा। और कोई भी फोर्स अगर लेफ्ट साइड लगेगा तो इसे हम नेगेटिव कहेंगे। ये लोकल साइन कन्वेंशन है, करेक्ट है। इस पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए हमने ये साइन कन्वेंशन यूज किया। टुवर्ड्स द राइट जो भी फोर्स एक्ट होगा पॉजिटिव, एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट जो फोर्स लग रहा है उसे हम नेगेटिव कहेंगे। तो इसमें देखो 40 किलो न्यूटन का जो फोर्स है इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट एंड दिस 10 किलो न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो हम क्या करेंगे, इस 40 को पॉजिटिव और 10 को नेगेटिव कह दें। तो ये जो फोर्स लगेगा दिस इज नथिंग बट दिस इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सेक्शन दैट इज BC। और ये कौन सा सेक्शन है, 2 है, yes or no, दिस इज सेक्शन 2। तो हम सिंपली कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट दिस इज P2 इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सेक्शन 2 इज 30 किलो न्यूटन, yes or no, इस तरीके लिख सकते हैं। तो ये एक्शन है। अब इसके अपोजिट अगर मैं रिएक्शन यहाँ पे अप्लाई कर दूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, लाइक दिस, एंड दिस इज ऑल्सो 30 किलो न्यूटन। सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई कर दिया। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया सेकंड पार्ट का, करेक्ट है दोस्तों। अब नेक्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं, लास्ट पार्ट दैट इज AB। एंड नाउ दिस इज AB, करेक्ट, दिस इज AB सेक्शन और इसी को हम कहते हैं दिस इज पार्ट 1, करेक्ट। और इसके लिए अब क्या करोगे दोस्तों, वंस अगेन यू कट द सेक्शन,
यहाँ पे बैठ के एक सेक्शन कट करो लाइक दिस, और इस सेक्शन को कट करने के बाद आपको करना क्या है, इस सेंटर में बैठ के राइट साइड में देखना है, और जो भी फोर्स लग रहा है उनका एल्जेब्रिक सम ले लो। तो यहाँ पे देखो ये 20 किलो न्यूटन क्या लग रहा है टूवर्ड्स द लेफ्ट, तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज -20 प्लस 40 किलो न्यूटन टूवर्ड्स द राइट, तो मैं इसे लिख सकता हूँ दिस इज +40 एंड दिस 10 किलो न्यूटन इज एक्टिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा -10। करेक्ट, इसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों -20 -10, तो -30 + 40 क्या आएगा, नेट वैल्यू 10 किलो न्यूटन। तो नेट फोर्स इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो आपका नेट फोर्स का डायरेक्शन है दिस इज नथिंग बट इट इज एक्टिंग टूवर्ड्स द राइट, यस और नो। जो हमारा नेट फोर्स है कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो जब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो रिएक्शन किधर होगा दोस्तों, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, यस और नो। ये हमने रिएक्शन अप्लाई कर दिया। करेक्ट, अब इनकी अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो दिस इज 10 किलो न्यूटन, नेट फोर्स यहाँ पे 10 किलो न्यूटन लग रहा है, यस और नो। एंड सिंस दिस इज सेक्शन 1 तो हम कह सकते हैं दिस इज P1, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सेक्शन 1 एंड दिस इज 10 किलो न्यूटन। कहां से पता चला, दिस वन 10 किलो न्यूटन। तो दोस्तों अब आप देखो इस फ्री बॉडी डायग्राम से P3, P2 और P1 फोर्स पता चल गया, उनका मैग्नीट्यूड पता चल गया, उनका डायरेक्शन भी पता चल गया कि किस मेंबर में टेंशन लग रहा है, किस मेंबर में कंप्रेशन। तो आप देख सकते हो AB में एक्सपेंशन हो रहा है, BC में एक्सपेंशन हो रहा है, जबकि CD में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि भैया टोटल इलोंगेशन क्या होगा तो बता दो, तो क्या लिखोगे आप, टोटल इलोंगेशन इज नथिंग बट दिस इज P1L1 अपॉन A1E1 प्लस P2L2 अपॉन A2E2 प्लस P3L3 अपॉन A3E3। ये हो गया टोटल इलोंगेशन का एक्सप्रेशन फॉर 3 मेंबर्स। अब इनमें P1, P2, P3 की वैल्यू पुट कर दो, तो P1 क्या है 10 किलो न्यूटन पॉजिटिव, तो 10 इंटू किलो न्यूटन है तो इसे मैं लिख दो 10⁻3, जिससे ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाए, इंटू व्हाट अबाउट L1, L1 इज गिवन दैट इज 200 मिलीमीटर divided by area is given, yes 400 millimeter, और Young's modulus is also given that is 2.1 into 10 to the power 5। ये हो गया आपका डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 लिखूं तो क्या आएगा दोस्तों, व्हाट अबाउट P2, P2 इज नथिंग बट दिस इज 30 किलो न्यूटन पॉजिटिव, तो 30 किलो न्यूटन इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू व्हाट अबाउट L1, L2 इज 100 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय क्या आएगा दोस्तों, area cross section is 200 and Young's modulus is 2.1 into 10 to the power 5 plus what about P3, P3 की वैल्यू यहाँ पे है -10, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ -10 किलो न्यूटन है तो 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करो तो न्यूटन बन गया, इंटू L3 अगेन आपके पास है यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 100 मिलीमीटर स्क्वायर और यंग्स मॉडुलस इज 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5। ये सारो, तो बस ये याद रखना कि ये नेगेटिव क्वांटिटी है। करेक्ट, तो जब आप कैलकुलेशन करना तो ये दोनों टर्म ऐड होंगे और ये क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो दोस्तों क्या रिजल्ट आएगा, करेक्ट है, तो 2 0 3 0 3 2 5 1 6 0 6 0 इधर है, यहाँ पे देखो 3 4 5 6 एवरीवेयर वी कैन गेट 6 0, यस और नो। तो सिंपली मैं कह सकता हूँ कि दिस 3 0 एंड दीज 2 zeros कैंसिल आउट विद दिस एंड 1 0 इज कैंसिल आउट विद दिस। पहले जीरो को निपटा दो, तो 1 0 3 0 एंड दीज 2 0, इनको कैंसिल करो तो एक इधर से और एक इधर से, करेक्ट। अब सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 2 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 2.1 प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों 3 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 2.1 माइनस, ये देखो माइनस है ना तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, यह आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2.1। करेक्ट, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो एंड नाउ यू कैन गेट द आंसर इन मिलीमीटर, ये सार लो। इस तरीके से ये आंसर मिल जाएगा दोस्तों डेल्टा L
आफ्टर फाइंडिंग डेल्टा एल यू नीड टू फाइंड आउट स्ट्रेसेस। तो सिग्मा वन क्या रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया, एंड यहाँ पे टोटल फोर्स क्या है 10 किलो न्यूटन है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई एरिया क्रॉस सेक्शन इज 400 मिलीमीटर स्क्वायर। ये सिग्मा वन हो गया। एंड सिमिलरली सिग्मा टू कैन बी रिटर्न एज, सिग्मा टू की वैल्यू क्या है दोस्तों, सिग्मा टू में नेट फोर्स लग रहा है 30 किलो न्यूटन, तो 30 किलो न्यूटन इंटू 10⁻³ divided by area of cross section is given, that is 200, correct. And similarly sigma 3 can be written as, sigma 3 क्या है यहाँ पे P3 क्या है -10, तो हम लिखेंगे -10 into 10⁻³ divided by area of cross section is nothing but this is 100. yes or no? इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा इसका आंसर। लेट मी चेक। This is equal to 25 megapascal. And here we can get 330 और यहाँ पे 30 है, तो ये 20 से दोस्तों ये गायब हो गया, तो 300 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा 150 मेगापास्कल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए इससे, तो ये आ जाएगा -100 मेगापास्कल, करेक्ट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, ये 100 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 25। तो अब आप देखो इसमें इन तीनों में जो लार्जर वैल्यू कौन सी है, तो ऑब्वियसली सिग्मा 2 इज द लार्जर वैल्यू, तो हम कह सकते हैं दिस इज सिग्मा मैक्स। और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, दिस वन, दिस इज द मिनिमम वैल्यू 25 मेगापास्कल, तो ये मिनिमम हो गया। अब दोस्तों ये प्लस माइनस आप आंसर नहीं दोगे, करेक्ट है। ये प्लस माइनस सिर्फ क्या बताता है, नेचर को बताता है स्ट्रेस के, करेक्ट। -100 मेगापास्कल इज ग्रेटर देन 25 मेगापास्कल, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स आपको बताना है कि कौन सा लार्जर वैल्यू और कौन सा स्मॉलर वैल्यू है, करेक्ट है। साइंस है नहीं, तो याद रखना, करेक्ट है। तो 25 is the smallest value and 150 is the biggest value, and this minus sign indicates in this part here we have compressive stress, बस ये बताता है कि यहाँ पे compression लग रहा है ना कि tension। तो आई थिंक समझ में आ गया कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यस और नो, करेक्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि अगर आपके पास कुछ इस तरह के मेंबर हो जिसमें इंटरमीडिएट फोर्सेस भी एक्ट हो रहे हो, करेक्ट है, तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, नेट फोर्सेस कैसे पता करना है, करेक्ट, एंड आफ्टर दैट हाउ टू फाइंड आउट टोटल इलॉन्गेशन एंड स्ट्रेसेस इंडिविजुअली, करेक्ट। तो ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है दैट इज बार्स इन पैरेलल। क्या है ये, बार्स इन पैरेलल। यहाँ पे देखो हियर वी हैव टू बार्स, दिस इज बार 1 एंड दिस इज बार 2, और इसमें दोनों के हेड और दोनों के टेल एक साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे दोनों के टेल है और इस एंड में दोनों के हेड, करेक्ट। और हमने देखा कि दिस एंड इज फिक्स्ड, ये एंड क्या है, फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड एंड। और इस एंड में हमने क्या एक ऐसा सपोर्ट लगा दिया जिससे इन दोनों मेंबर में जो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो वो सेम अमाउंट का हो, मतलब इंडिविजुअल कोई भी बार एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बस हमने ये ध्यान रखा है। और यहाँ पे आप देखो सपोज दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बार इज A1, मटेरियल इज E1 एंड लेंथ इज L, क्योंकि लेंथ क्या है दोनों बार की सेम है, ये सानो, एंड दिस इज A2, this is E2 and the length is L, and now if this bar is subjected to a force P, अगर इसमें एक फोर्स P लग रहा हो दोस्तों लाइक दिस, करेक्ट है, तो इस फोर्स की वजह से जो इंडिविजुअल बार है ये कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बार 1 एंड दिस इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बार 2, ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। तो हम क्या कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंपोजिट बार इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग, यस और नो। तो इस कंडीशन को देखते हुए अगर मैं यहाँ सबसे पहले लिखूं तो हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे मैंने P1 P2 क्यों अप्लाई किया दोस्तों, क्योंकि दोनों बार मटेरियल अलग है, एरिया अलग है, करेक्ट है, तो दोनों की रेजिस्टेंस वैल्यू भी अलग होगी, तो इस लोड के अगेंस्ट में दोनों डिफरेंट रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। तो P1 इज नथिंग बट इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बार 1 एंड दिस इज P2 इज नथिंग बट दिस इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बार 2। अब अगर मैं ये कंडीशन अप्लाई करूँ तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस P1 माइनस P2 प्लस P, दिस इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ। और हमने वही सेम साइन कन्वेंशन फॉलो किया, अगर राइट साइड लग रहा है तो पॉजिटिव हम कंसिडर करेंगे, अगर लेफ्ट साइड फोर्स लग रहा है तो हम इसे नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस साइन कन्वेंशन हम ऐसा रिजल्ट लिख सकते हैं। एंड नाउ इफ वी सिंप्लीफाई दिस रिलेशन देन इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज P1 plus P2 is equal to P, and this is nothing but this is equation 1। अब आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं दोस्तों, तो हियर वी हैव 2 अननोन्स बट हियर वी हैव ओनली 1 इक्वेशन, इसके अलावा कोई इक्वेशन नहीं है। तो इसे कहते हैं हम स्टैटिकली इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम। क्या कहेंगे इसे हम, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम है ये। मतलब स्टैटिकली इनडिटरमिनेट प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ कि दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर कोई भी प्रॉब्लम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, उसके स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज करके अगर आप सॉल्व ना कर पाओ, तो हम क्या कहते थे इसे, हम स्टैटिकली इनडिटरमिनेट। और स्टैटिकली ये स्टैटिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है दोस्तों, तो सिंपली यू कैन से समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, summation of vertical force is equal to 0 and summation of moment is equal to 0। हमारे पास ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, करेक्ट। अगर आप प्रॉब्लम इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर लो तो वो डिटरमिनेट प्रॉब्लम है, अगर नहीं सॉल्व कर पाओगे तो इनडिटरमिनेट। तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक यही इक्वेशन है, इसके अलावा कोई और इक्वेशन नहीं। यहाँ कोई वर्टिकल फोर्स नहीं लग रहा तो ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है तो यहाँ पे ये मूवमेंट वाला इक्वेशन भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ओनली दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल एंड हियर वी हैव 2 अननोन्स, correct, and only one equation here we have, therefore it cannot be solved। So for solving this problem, अब इसको हम solve करने के लिए क्या करेंगे, for solving this problem we use compatibility condition। क्या यूज करेंगे हम, compatibility condition। इज इट क्लियर, कॉम्पेटेबिलिटी कंडीशन को यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और कॉम्पेटेबिलिटी कंडीशन क्या है कि हमने शुरू में कहा था कि दोनों बार का इलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन सेम होगा, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इलोंगेशन ऑफ द बार 1 इज इक्वल टू इलोंगेशन ऑफ द बार 2। दोनों का इलोंगेशन सेम होगा क्योंकि एक एंड तो पहले से फ्री और दूसरे एंड में हमने ये प्लेट लगा के इनके रिलेटिव मोशन को फिक्स कर दिया कि ये रिलेटिवली मूव नहीं कर सकते। इट मीन्स कि दोनों का इलोंगेशन सेम होगा एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज नेट इलोंगेशन ऑफ द बार, ये इसके बराबर होगा, करेक्ट। अब यहाँ पे डेल्टा 1 में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, दिस इज नथिंग बट दिस इज P1 L1 अपॉन A1 E1 एंड दिस इज इक्वल टू सिंपली वी कैन राइट P2 L2 अपॉन A2 E2। ये सारों इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, यहाँ पे देखो दिस L2 इज नॉट इक्वल, सॉरी दिस L2 एंड L1 बोथ आर इक्वल, दोनों ही लेंथ क्या है, यहाँ पे देखो ये दोनों ही लेंथ सेम है, हम एक दूसरे कैंसिल आउट कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम दिस हियर वी कैन गेट P1 इज इक्वल टू A1 E1 अपॉन A2 E2 इंटू P2। तो ये हमें मिल गया सेकेंड इक्वेशन। एंड नाउ यू हैव 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो सिंपली आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखो P1 की वैल्यू इस इक्वेशन पुट कर दूं तो क्या आएगा, ये A1 E1 अपॉन A2 E2 टाइम्स P2 प्लस P2 इज इक्वल टू P। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, P2 को अगर कॉमन ले लिया है तो क्या रिजल्ट आएगा, ये दिस इज नथिंग बट दिस इज A1 E1 अपॉन प्लस
A2 divided by A2 दिस इज इक्वल टू P। करेक्ट, तो इसको रीअरेंज करें तो क्या आएगा, P2 इज इक्वल टू P टाइम्स ऑफ A2 E2 डिवाइडेड बाई A1 E1 प्लस A2 E2। करेक्ट, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। इस तरीके से हम टोटल एक्सपेंशन सॉरी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बार 2 और नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बार 2 फाइंड आउट कर लिए। और जैसे P2 मिल गया तो सिंपली हम P1 भी लिख सकते हैं ऐसे। सिंपली अगर इस P2 की वैल्यू इस इक्वेशन पुट कर दो तो आपको P1 मिल जाएगा, और वो रिजल्ट क्या आएगा मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। P1 इज इक्वल टू दिस इज नथिंग बट दिस इज P टाइम्स ऑफ A1 E1 डिवाइडेड बाई A1 E1 प्लस A2 E2। करेक्ट है, तो ये यहां से हम इसको P1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। और जैसे आपको P1 P2 पता चल गया तो आप स्ट्रेस आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। और स्ट्रेस के लिए क्या करना है, सिंपल सा स्ट्रेस को अगर आपको पता करना है तो आप P1 P2 वैल्यू तो मिल ही गई है, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिंपली आप लिख सकते हो P1 अपॉन A1 एंड सिमिलरली सिग्मा 2 कैन बी रिटन एज P2 बाई A2। ये स्ट्रेसेस पता चल गई। और नेट इलोंगेशन की बात करो तो आप क्या कर सकते हो, या तो डेल्टा L1 कैलकुलेट कर लो या डेल्टा L2 कैलकुलेट कर लो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। और सपोज अगर मैं डेल्टा L1 कैलकुलेट करूं तो क्या लिख सकता हूँ, P1 L1 अपॉन A1 E1। और यहाँ पे अगर मैं P1 की जगह वैल्यू पुट कर दूं तो क्या आएगा दोस्तों, P टाइम्स ऑफ A1 E1 अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A2 E2। ये तो P1 हो गया इंटू L1 कितना है? चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं। ओके लेट्स सी, डेल्टा L इज इक्वल टू P1 L1 अपॉन A1 E1। और यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं, देखो क्या आएगा, तो ये P1 की जगह मैं लिख सकता हूँ P टाइम्स ऑफ A1 E1 अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2 टाइम्स L1 अपॉन A1 E1। करेक्ट, यहाँ पे देखो दोस्तों A1 E1 is cancel out with this A1 E1, so net elongation here we can get PL upon A1 E1 plus A2 E2। This is the final expression for total elongation of the bar, yes or no? इस तरीके से आप टोटल elongation भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट, दिस इज टोटल elongation ऑफ द बार। करेक्ट है दोस्तों। करेक्ट है दोस्तों, तो आई थिंक ये पता चल गया कि हाउ टू कैलकुलेट टोटल elongation ऑफ द बार, सॉरी टोटल elongation ऑफ द बार्स इन पैरेलल। ये सर इस तरीके से बार्स इन पैरेलल की प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको यहाँ पे किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट जो क्लास आने वाली है उसमें मैं बार्स इन पैरेलल के प्रॉब्लम्स, साथ में बार्स फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, और ऐसे 2-3 केस और है उनको मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना इनफ है, आज हम लोग यहीं पे सेशन को एंड करेंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। और कल की क्लास में हम इसी के नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। करेक्ट, तो चलिए फिर यहीं पे सेशन को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।